स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण बोलेंगे और उसके बाद फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बनाए। वह शक्ति हमें दो दया हम दुखी विकलों के सेवक जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे जावे। वह शक्ति हमें झूठ शुद्ध सरल अपना मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे अभिमान इस देवभूमि में जन्म किया बलिदान उसी पर हो जाए। हमें दो दया पर में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में आप सभी का संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सर। हम लोग कुप्रशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP इकबाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। वो चिकित्सा शिक्षा है और चाहे ज्ञान की शिक्षा है। उसमें से एक गुरु हमारे समक्ष उपस्थित हैं, सुषमा ओझा मैडम हमारे गुरु के रूप में हैं। तो हम लोग वहां के जो मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ जन जन जागरण अभियान के तहत समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिभा राज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुप्रिया अग्निपल्ली जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है।
मैडम सुषमा ओझा जो आज की फैकल्टी हैं और हमारी प्रोफेसर हैं, उनका स्वागत है। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर रिचा ज्वाइन कर लिया है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। और डॉक्टर रिचा हमारी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका भी स्वागत है। सत्यवती जी वो ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। कनिका सुशील लखनऊ लिखा है क्या? नहीं, को लिखा हुआ है आगे। सुशील को, ठीक है, आपका स्वागत है। नीता नाम है वैसे मेरा सर। अच्छा, सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हूँ। नीता जी आपका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अल्पेश पटेल जी हैं, उनका स्वागत है। धवल पांडे जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर ऋचा शेखर हमारे समवाय फाउंडेशन की हैं और डॉक्टर हैं, ये डेंटल डॉक्टर हैं उसमें। तो हमारे सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, आज उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। पीजी जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है शायद, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। रिंकू सोनी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रुक्मणी शर्मा जी हमारी फैकल्टी में रह चुकी है, वो समवाय फाउंडेशन की, वो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। शिल्पी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी हमारे सेमेस्टर 4 की हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। स्वस्तिका ओरम जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। वैशाली जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। तो हम लोग स्वागत की इस परंपरा में हमारे बहुत से लोग और भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और उनको नाम नहीं मालूम है, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो अधिक बातें हम नहीं आज क्लास की बातें करेंगे। सुषमा ओझा मैडम ने ज्वाइन कर लिया है, वो हमारे प्रोफेसर हैं एस्पस की और हमारे गुरु भी हैं। वो ट्रीटाइज 3 पर चर्चा कर रही हैं, तो मैं उन्हीं को हैंड ओवर कर रहा हूँ, उनका स्वागत भी कर रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ। वो आज ट्रीटाइज 3 पर हमारी चर्चा करेंगी। आज जेडी मेरिडियन के बाद फाइब्रॉइड मेरिडियन की, जिसको हम लोग 5th डी मेरिडियन के नाम से जानते हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे। डॉक्टर वॉल की टिश्यू मेरिडियंस में से एक है। टिश्यू मेरिडियन के संबंध में मैडम थोड़ा सा विचार ये है कि बहुत से लोग अभी टिश्यू मेरिडियन पे जैसे बात होती है तो समझ नहीं पाते हैं। तो ऑर्गन मेरिडियन और टिश्यू मेरिडियन में थोड़ा सा अंतर है। ऑर्गन मेरिडियन हम उनको कह रहे हैं जो डॉक्टर वॉल के पहले टीसीएम ने कहा था, जो हमारे 12 हैं, हम लोग जानते हैं। उन मेरिडियंस को हम लोग ऑर्गन मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। तो उसको हमारा फिर डॉक्टर वॉल का जब प्रादुर्भाव हुआ और ये 1974 के बाद का डेवलपमेंट है, तो उस समय डॉक्टर वॉल ने जो सिद्धांत दिया उसमें टिश्यू मेरिडियन की बात कही, जो डीप लेवल पर ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। तो वो उनको हमको टिश्यू कहा, यानी और डीप लेवल पर ऑर्गन्स के में भी छोटे टिश्यू से ऑर्गन हैं, तो इसलिए उनमें रखा गया था कि टिश्यू मेरिडियन। ऐसे मेरिडियन केवल हमारे 9 मेरिडियन हैं, जिनमें 8 पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग आई मेरिडियन पर चर्चा सामान्यतः अभी नहीं करते, बाद में कभी करेंगे आगे चैप्टर्स में। लेकिन हम लोग ट्रीटाइज 3 में 8 मेरिडियंस पर विस्तृत रूप से चर्चा है, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो टिश्यू मेरिडियन हम हमेशा आत्मसात कर लीजिए, यही है। तो मैं अधिक रहा हूँ, सुषमा ओझा मैडम आपको हैंड ओवर। बबली सिंह ने ज्वाइन कर लिया है, उनका स्वागत है। लीना पाटिल जी ने स्वागत कर लिया है, उनका स्वागत है। और हमारे बबली सिंह हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। रेखा कुमार जी ने ज्वाइन किया, लगातार आज ज्वाइन कर रहे हैं लोग। सेमेस्टर 2 का लास्ट क्लास होना है, इसके बाद लगता है सेमेस्टर 2 वाले सोच रहे हैं कि हम लास्ट में जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे या उसमें जरूर रहेंगे, शिरकत करेंगे। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ मैडम, आप ज्वाइन करिए और मैं आपको विचार के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद सर, सबको नमस्कार। तो हम लोग जो है, प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम।
तो हम लोग टिश्यू मेरेडियन पढ़ रहे हैं। चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो 12 मेरेडियंस को दिया गया है वो सुपरफिशियल लेवल तक काम करता है। सुपरफिशियल लेवल का मतलब काम तो वो भी कर रहा है, लेकिन जितना टिश्यू मेरेडियन डीप लेवल तक जाके काम कर रहा है, और मात्र 8 टिश्यू मेरेडियन है, बस ओनली 8 टिश्यू मेरेडियन है, और 4 हाथ की उंगलियों में है और 4 पैर की उंगलियों में है। तो हाथ की उंगलियों में कौन से 4 मेरेडियन है? लिम्फ मेरेडियन, नर्व डिजनरेशन मेरेडियन और एडी मेरेडियन, और एक और मेरेडियन है ओआर मेरेडियन। तो ये आपके हाथ की उंगलियों में मेरेडियन है। और पैर में जो मेरेडियन हम लोग ने शुक्रवार को पढ़ाया गया था वो था जेडी मेरेडियन, जॉइंट डिजनरेशन मेरेडियन। तो ट्रेटाइस 3 पेज नंबर 77, पेज नंबर 77। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेब्रॉइड डीजनरेशन, इसको फेब्रॉइड एंड इंटरस्टियल डीजनरेशन वेसल या एफडी मेरेडियन भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफडी मेरेडियन बोलते हैं, मतलब फाइब्रॉइड डीजनरेशन मेरेडियन। अब इसकी स्थिति देख लीजिए, कहाँ पे है? पैरों में। ये मेरेडियन पैर के 3rd टो, मतलब जो हमारे पैर का सेकंड, मतलब बड़ा जो अंगूठा है वो बिग थंब है, उसके बाद सेकंड टो, उसके बाद देख लीजिए ये चित्र में दिख रहा है 3rd टो के नाखून के पास टिबियल साइड, मतलब अंगूठे की तरफ को बोलेंगे टिबियल साइड। टिबियल साइड से प्रारंभ होकर पांव के डॉर्सम तक जाती है, डॉर्सम। ठीक है। अब इसमें बिंदुएं कितनी है? मात्र 5 बिंदु है, बस कुल 5 बिंदु। और ये फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरेडियन ये बाइलेटरल यानी दोनों पैरों में है, दाएं पैर में भी है, बाएं पैर में भी है। अब इस फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरेडियन की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी हमारे पास पीसीएम में 12 मेरेडियन था, ऑर्गन मेरेडियन था, टिश्यू मेरेडियन था। तो ये फाइब्रॉइड डीजनरेशन मेरेडियन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे टिश्यू हैं वो कभी कभी सब में नहीं होते हैं। अगर 10 लोग हैं तो उसमें 2 या 3 लोग को ही ये प्रॉब्लम होगा, सबको नहीं होगा प्रॉब्लम। उसमें क्या हो रहा है कि जो टिश्यूज हैं उसमें ही कड़ापन आ जा रहा है, सिरोसिस हो रहा है। सिरोसिस यानी घाव हो जा रहा है, घाव जो कि बाहर से नहीं दिख रहा है। एक होता है घाव जो हमको बाहर ऊपरी सतह पे दिख रहा है, तो हम लोग डेटॉल लगा के, क्रीम लगा के उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज कहाँ घटित हो रही है? हमारे शरीर के अंदर घटित हो रही हैं। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड है, प्लाज्मा है, उसमें कड़ापन आ जा रहा है, स्टेनोसिस हो जा रहा है, यानी संकुचन आ रहा है। अगर संकुचन आ गया यानी आपकी आर्टरीज और वेन स्टेनोसिस हो गए यानी सिकुड़ गए, तो ब्लड का बहाव कहाँ होगा? नहीं होगा, रुक जाएगा, और हमेशा वहां पे दर्द लगातार बना रहेगा। कंप्रेशन यानी नर्व हमारे जो हैं, बताते हैं कि नर्व हमारे एक बाल के बराबर, मतलब इतना पतला नर्व होता है, अगर उसमें कंप्रेशन हो गया माने संकुचन हो गया तो ये बहुत बड़ा, एक तरह से कहते हैं सुनामी आ जाता है शरीर के अंदर। ऐसे सुनामी होता है, लहर दम तहस नहस कर देता है पूरे एटमॉस्फेयर को। उसी तरह अगर कहीं भी कड़ापन हो गया अंदरूनी, कहीं पे सिरोसिस हो गया, स्टेनोसिस हो गया, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा सिकुड़ने लगे, ट्यूमर्स हो गए। ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, एक बेनाइन होते हैं और एक नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। मतलब एक ट्यूमर ऐसा होता है वो सारी जिंदगी आपके शरीर में पड़ा रहता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा ट्यूमर हो जाता है जिससे जानलेवा भी हो जाता है। और कहते हैं कि अगर ट्यूमर का ऑपरेशन अगर सही सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्यक्ति मर भी सकता है।
और यहाँ पे लिखा है फाइब्रोमास ऑफ द स्किन, यानी जो हमारे चर्म है, जो हमारे स्किन है, उनकी जो झिल्लियां हैं उसमें भी क्या हो जा रहा है, ट्यूमर्स हो जा रहा है, नाक में पॉलिप्स हो जा रहे हैं। तो ये सारे कारण के कारण ये फाइब्रॉइड डीजनरेशन का खोज डॉक्टर वॉल ने किया। इवन कहा गया कि हर ऑर्गन में फाइब्रोसिस हो जा रहा है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन हो, यूट्रस हो, ओवरी हो, सब में फाइब्रोसिस हो जा रहा है, यानी कड़ापन आ जा रहा है। तो जहाँ पे कड़ापन रहेगा तो वहां पे ना ब्लड फ्लो होगा, ना उसका फंक्शन ठीक से होगा, तो क्या होगा, सुनामी शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ये फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन वहां काम करेगा जहां पे कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन है, तो वहां पे ये मेरिडियन वहां पे अपना कमाल करती है, यानी वहां पे ट्रीटमेंट देने पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक मैडम है चंडीगढ़ की, वो शी द सिख है और उनको पूरे शरीर में जगह जगह गांठें थी, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी होगा। और वो बाद में न्यूजीलैंड चली गई थी और वो दिन भर में पता नहीं कितना पेन किलर खाती थी, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तब किसी ने बताया कि इलाहाबाद में एक एक्यूप्रेशर संस्थान है, वहां पे जाके दिखाइए तो शायद आपको मतलब आराम मिले। तो वो न्यूजीलैंड से, मतलब है तो इंडियन नहीं, मतलब न्यूजीलैंड में बस गई हैं, यहाँ आके वो एक आध हफ्ता अपना प्रयागराज में रही हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और उससे इतना फायदा हुआ कि उतना जितना वो जो पेन किलर खाती थी वो पेन किलर उनका बंद हो गया और धीरे धीरे जो उनके शरीर में जगह जगह गांठें बन रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो आज भी वो 4 महीने में 6 महीने में न्यूजीलैंड से आती हैं और अपने को दिखा के अग्रवाल सर को प्रोटोकॉल लेके जाती हैं। तो इसलिए जो हमारा थेरेपी है वो डिवाइन थेरेपी है, मतलब इसमें कब क्या हो जाए। हमारे अगर सर जानते होंगे कि हमारे साथ प्रकाश खेतान, डॉक्टर प्रकाश खेतान भी जुड़े हुए हैं। जो एक लड़का था 16 साल का, उसको डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बोल दिया था कि आप 6 महीने में ये बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं और क्योंकि ऐसी जगह ट्यूमर है कि वहां अगर हमने छू दिया तो शायद तुरंत मर जाएगा। तो कम से कम 6 महीना उसके पास है और उसने ऐसे ही बोल दिया कि जाइए, एक एक्यूप्रेशर संस्थान है तो जाके दिखा दीजिए। 2 साल बाद वो आया मरीज और उसका ट्यूमर छोटा हो गया, मतलब आज भी वो 16 साल का लड़का आज 4 साल के बाद भी वो जीवित है। तो इसलिए ये जितने भी मेरेडियंस हैं, चाहे वो टिश्यू मेरेडियन हो, चाहे आप आपके टीसीएम के मेरेडियन हो, सब अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन क्या करता है, कहीं भी डिजनरेशन है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, टिश्यू के बीच में कहीं भी, तो यहाँ पे ये फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन उसको ठीक करता है। तो और क्या कर रहा है, पेज नंबर 78 पे आइए। इस मेरिडियन में 2 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हैं। एक जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है वो सारे शरीर के फाइब्रॉइड का कंट्रोलर है और दूसरा जो सीएमपी है वो शरीर के जितने म्यूकस मेम्ब्रेन हैं उसके फाइब्रॉइड का नियंत्रक है। तो अगर कहीं भी शरीर में गांठें हो रही हो तो आप सिर्फ इन दोनों कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पे समझाया गया है कि व्हाट इज फाइब्रॉइड डिजनरेशन, क्या होता है फाइब्रॉइड डिजनरेशन। फाइब्रॉइड डिजनरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा सेल क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का। तो कहीं भी अगर ग्रोथ हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू, पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड के रूप में कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है। तो अगर 2 सेल के बीच में जो जगह बची है, अगर उसमें कहीं भी गांठें हो रही हैं तो इसका मतलब वो ट्यूमर ही है।
तो यही होता है फाइब्रॉइड डिजेनरेशन। और व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिजेनरेशन, यानी कि अंतरालीय प्रजनन, यानी वहां पे भी जो हमारे टिश्यू या ऑर्गन होते हैं उसके बीच में भी गैप या स्पेस होता है। तो वैसे तो ये वैकेंट रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी कुछ कुछ रिक्त स्थान भरने लगते हैं, और वो रिक्त स्थान ही आपका ट्यूमर के रूप में पहचाना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में वैसे गांठें रहती हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो हमें ऐसे ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी वही गांठें घातक हो जाती हैं, जानलेवा हो जाती हैं। तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि गांठें हैं पूरे शरीर में, कहीं भी कौन से भी ऑर्गन में है, तो हम फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरेडियन को प्रयोग करेंगे। तो पहला है फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरेडियन का पहला पॉइंट है FBD1। अब चलिए इसकी लोकेशन देखा जाए। ये हमारे कहाँ पे है? एकदम नाखून के जड़ में इन यांग बॉर्डर लाइन पे है, दिख रहा है सबको? इन यांग बॉर्डर लाइन पे है। अब ये मत पूछिएगा आप लोग कि टोन करना है कि सिडेट करना है। अगर आपको कुछ नहीं, वैसे तो ये सिडेट ही होगा, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, कुछ चीज बढ़ा हुआ है, तो अगर हमको सिडेट करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टोन करना है कि सिडेट करना है, सिर्फ एक मेथी का दाना बांध दीजिए बस, और कुछ मत करिए। तो फाइब्रॉइड D1। अब फाइब्रॉइड D1 कहाँ का पॉइंट है? ये पेट और तलपेट में गांठों या कड़ापन का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। FBD1 कहाँ कहाँ ये काम करेगा? ये हमारे बाहरी मूत्रांग और जनानन के लिए काम करेगा, जो हमारी पैर की शिराएं हैं वहां पे काम करेगा, जो लीवर का फाइब्रोमा है वहां पे काम करेगा, और एक्यूट सीवियर एनीमिया, मतलब बहुत ज्यादा एनीमिक है आदमी, वहां पे काम करेगा। अगर राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में कुछ कमी आ रही है तो वहां पे ये FD1 काम करेगा। पेनक्रियास के फाइब्रोसिस में भी काम करेगा। नेफ्रोसिरोसिस यानी किडनी में घाव या कड़ापन आ रहा है तो वहां भी काम करेगा। स्प्लीन में भी अगर फाइब्रोमा आ रहा है तो वहां पे भी। सिर्फ पॉइंट एक है FD1, लेकिन ये देखिए कहाँ कहाँ काम कर रहा है। पेनक्रियाज में, लिवर में, स्प्लीन में, और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैर की शिराओं में, और बाइल डक्ट लिवर से लग के होता है ना गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल डक्ट होता है। तो वहां पे अगर कहीं संकुचन आ रहा है, हमारे यूरेटर में कुछ टिश्यूज की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे स्टेनोसिस यानी कड़ापन आ रहा है। अगर मूत्र मार्ग के में बहुत ज्यादा सिकुड़न आ गया, अगर मूत्र मार्ग में सिकुड़न आ जाएगा तो क्या होगा? पेशाब होने में परेशानी होगी। पॉलीपोसिस यानी आंतों में, यानी जो हमारे दो इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे सॉफ्ट ट्यूमर बन रहा है, तो ये FBD1 वहां पे काम करेगा। मतलब पॉइंट है एक, लेकिन इसके जो उपचार अगर एक जगह आपने बांध दिया तो ये कितने जगह काम करेगा? लिवर में, यूरोनोजेनिटल ऑर्गन में, लिवर में, पेनक्रियाज में, किडनी में, स्प्लीन में, पित्त नली के या मूत्र नली में, और अगर मूत्र मार्ग में संकुचन आ रहा है या सिकुड़न आ रहा है उसमें, और जो इंटेस्टाइन में अगर आंतों में सूजन आ रही है या सॉफ्ट ट्यूमर बन रहा है तो उसमें काम करेगा FBD1 फाइब्रॉइड डिजेनरेशन पॉइंट नंबर 1। यहाँ भी कुछ दिया हुआ है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ गांठें हो रही हैं, ओवरीज में गांठें हो रही हैं, किडनीज में सिस्ट हो रहा है, इवन लिवर में सिस्ट बन रहा है, शिराओं में गांठें बन रही हैं। तो क्या बोलते हैं? 100 बीमार और एक अनार, मतलब एक पॉइंट। और देखिए ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, मात्र FBD1।
फाइब्रॉइड डीजनरेशन का पहला नंबर। तो अगर कोई मरीज आपके पास आता है ये सब प्रॉब्लम लेके, जरूरी नहीं कि सब प्रॉब्लम हो तो ही आप पॉइंट देंगे, अगर इसमें से एक आध दो प्रॉब्लम भी होगा तो ये हम पॉइंट का चुनाव कर सकते हैं। FBD1। कोई प्रश्न किसी को पूछना है इसमें? मैम कलर का इस्तेमाल करना हो तो ब्लैक कलर लगाएंगे। ब्लैक कलर का मेथी लगा दीजिए। अगर कलर लगाना हो तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? फाइब्रॉइड डी, हाँ बोलिए। ये लाइपोमा में भी काम करेगा? करना तो चाहिए लाइपोमा में काम। वो लाइपोमा भी तो गांठ ही है एक तरह का। लाइपोमा ऐसे लिखा तो यहाँ है नहीं, लेकिन इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिस्ट ही है लाइपोमा भी, तो वहां भी ये काम करेगा ये। मैम जैसे गठान नहीं है लेकिन बैक साइड में हल्का फूला हुआ है रीढ़ के पास, तो भी ये कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप लगा के सीडेट देखिए। करूं? हाँ जी सीडेट सर। कर दीजिए। जी मैम। टोन नहीं होगा, सीडेट होगा, या फिर एक मेथी दाना बांध दीजिए वहां पे। ओके मैम। अब सेकंड पॉइंट क्या है? FBD1B। अब FBD1B को क्या कहा गया? इट इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। मतलब ये ऑर्गन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। तो कहीं भी शरीर में आपको समझ में आ रहा है कि गांठें हो रही हैं, कहीं भी, चाहे स्किन के नीचे, चाहे कोई ऑर्गन में। देखिए ऑर्गन में अगर गांठें होगा तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, CT स्कैन कराना पड़ेगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ इस ऑर्गन में गांठ हो रहा है। लेकिन अगर स्किन में, अगर आप छू रहे हैं अपना स्किन और वहां पे आपको गांठें दिख रही हैं, ऐसे सॉफ्ट सब ट्यूमर टाइप दिख रहा है, तो आपको FBD1B जरूर लगाना है। और ये क्या है? हमारे पूरे शरीर का, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर का ये माप बिंदु है FBD1B। अब देखिए कहाँ पे है FB1B। ये फिर आपका जो वात जॉइंट से नीचे उतरेंगे तो जो पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट के जो एक गोल सा घुमावदार दिखता है, वही आपका FD1B है। मैम वो चित्र FB थोड़ा दिखा दीजिए, वो तो खोलो, चित्र थोड़ा दिखा दीजिए प्लीज। चित्र पैर पे जो है सर लग रहा है नहीं। कोई बात नहीं सर। बुक कोई है बात आपके पास? बुक है आपके पास? नहीं मैम बुक नहीं है। देखिए ये जो आपका जॉइंट है ना, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, तो आप लोग को समझ में आता है ना? सेकेंड सेमिस्टर में है ना? हाँ। तो जो पित्त जॉइंट से जस्ट नीचे आपका FD1B है, CMP है ये। ठीक है। ग्रुप में भेज दूंगी। आप कौन से ग्रुप में है मैम? हमको पूछ रही हैं? नहीं, मैंने कहा मैम कौन से ग्रुप में, मैं उस ग्रुप में पॉइंट भेज दूंगी। ये तो ये ग्रुप जिसमें ये खोला है इसमें ही हो ज्वाइन तो। नहीं, ये तो है। बाकी वैसे जो ग्रुप है स्टडी 2 में हो क्या? यस मैम। ओके, यही मैम। दिखा दिया। थैंक यू मैम। दिख रहा है? हाँ यस मैम, ले लिया मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। तो FBD1B ये कहाँ कहाँ काम करेगा? ये कहीं भी ट्यूमर्स हो रहे हैं, फाइब्रोमास हो रहे हैं, कहीं भी हमारे लसिका वाहिन है उसमें अबुर्द हो रहा है, रसौली हो रही है, कहीं भी शरीर में, तो ये इसको कहा गया है FBD1B। तो वहां पे ये काम करेगा। और यहाँ पे आपको सिडेशन वाला पॉइंट लगाना है, जो छोटा वाला मैग्नेट है उसको आपको लगाना है। ठीक है, FD1B। अब थर्ड क्या है? अच्छा, इसमें 2 CMP हैं, एक FD1B और एक FB1C। अब FB1C कहाँ पे? जरा ध्यान से देखिए सब लोग, और नीचे और नीचे, ये देखिए FD1C बिल्कुल पित्त जॉइंट से जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, एक गोलाई सा बना रहता है हड्डी जैसा इन यांग बॉर्डर लाइन में,
दैट इज FB1C। ये सेकेंड कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। कहीं भी अगर फाइब्रॉइड डिजेनरेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। मैम ये लिपोमा भी इसी से रिलेटेड होता है? हाँ हाँ, लिपोमा भी इसी से क्योर होगा। लगा के देखिए, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप ये पॉइंट दे सकते हैं, FB1B और FB1C दोनों CMP है ये। मैम इनको सीडेट ही करते हैं ना? हाँ, सीडेट ही करेंगे, सीडेट ही करेंगे ये इसको। तो अगर हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं भी ट्यूमर हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, तो यही ऐसा मेरेडियन है जिसमें दो CMP हैं, FBD1B और FBD1C, दो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। अब ये FB1C कहाँ काम करेगा काम? ये कहीं भी अगर बेनाइन प्रॉब्लम है, पॉलिप्स है, पॉलिप्स कहाँ कहाँ होगा? नाक में होगा, यूट्रस में होगा, रेक्टम में होगा, और कहीं भी जो झिल्ली है, जैसे मुंह में, नाक में, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस, गुदा आदि में कहीं भी घाव हो रहा है या ट्यूमर टाइप हो रहा है, तो अगर इस बिंदु पर हम लगातार उपचार देंगे, लेकिन 1-2 दिन उपचार देने से ये काम नहीं बनेगा, कम से कम आपको 2 से 3 महीना इस बिंदु पे उपचार देना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैम ये नहीं कि अगर हिप जॉइंट पर अगर कोई छोटी गांठ है तो वो भी पॉइंट लगाई, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों CMP लगाने पड़ेंगे, हाँ दोनों, FBD2 हाँ दोनों CMP लगाने पड़ेंगे आपको। और साथ में कौन सा ऐड करना पड़ेगा मैम? बस यही दोनों लगाना है बस। और यही D2 भी दोनों, लगाना है क्या ये सब मैम? हाँ हाँ, T2 भी लगाना है, उस पे भी हम ठीक आ है, रहे हैं। ओके ठीक है, तो FB1C कहाँ कहाँ काम करे? कहीं भी अबुर्द है, नाक, यूट्रस, गुदा आदि में, कहीं भी मांसापुर हो गया, मुंह में, नाक में, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस में कहीं भी घाव हो रहा है, गांठें हो रही हैं, तो अगर इस बिंदु पर हम उपचार देंगे तो वो धीरे धीरे बिल्कुल एकदम सर्जिकल काम करेगा, जैसे लगेगा कि हमने वहां पे सर्जरी करा ली है, और बिल्कुल धीरे धीरे वहां पे खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे ये मार्वेलस पॉइंट है, मतलब इतने बढ़िया पॉइंट हैं, और हमने तो खेल खेल में समझ लीजिए ऐसे पॉइंट लगा के हमने लोगों को ठीक किया है। अब फाइब्रॉइड D2, अब फाइब्रॉइड D2 की लोकेशन देख लीजिए। जो हमारा कफ जॉइंट होता है, कफ जॉइंट से बस थोड़ा सा ऊपर है फाइब्रॉइड D2। सबको दिखा? सबने देख लिया? फाइब्रॉइड D2 जो लंबी सी हड्डी होती कफ जॉइंट की तरफ, उससे थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज फाइब्रॉइड D2। अब फाइब्रॉइड D2 क्या काम कर रहा है? ये कहीं भी अगर फाइब्रॉइड हुआ है, कहाँ कहाँ होगा? चेस्ट में, नेक में, ब्रेस्ट में, ज्यादा करके आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट में ट्यूमर्स हो रहे हैं, और अमूमन अगर समय से अगर उस ट्यूमर्स का इलाज नहीं हो रहा है तो बहुत खतरा हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो आपको अगर कोई मरीज महिला आ रही है और कह रही है उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ है या कड़ापन लग रहा है, तो आप CMP तो दोनों लेंगे ही, FB1B और FB1C तो लेंगे ही, प्लस FBD2 भी लेंगे। तो ये कहाँ कहाँ ठीक करेगा FBD2? ये अगर अन्न नली का संकुचन है, यानी अन्न नली सिकुड़ गई है, हार्ट वॉल्स सिकुड़ गया है, ब्रेस्ट में सिस्ट हो रहा है, और इवन थायराइड जो है, हमारी थायराइड जो ग्लैंड है, उसमें भी अगर थैली या गांठ बन रहा है, तो ये वहां पे काम करेगा फाइब्रॉइड D2। तो फाइब्रॉइड D2 का लोकेशन देख लीजिए, ये आपका जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के जस्ट ऊपर है फाइब्रॉइड D2। तो ये कहीं भी अगर ट्यूमर हुआ है, कहाँ कहाँ? चेस्ट में, नेक में, ब्रेस्ट में,
तो ये ओसोफेगस का भी स्टेनोसिस ठीक करेगा, हार्ट हम वॉल इसको का भी भी सिडेट करेंगे ना? हाँ सिडेट ही करेंगे, इसको भी सिडेट ही करेंगे हम, टोन हम नहीं करेंगे। अगर आपको टोन सिडेट में कुछ लग रहा है तो आप मेथी दाना लगा सकते, एक मेथी का दाना लगा सकते हैं। इसमें कुछ किसी को पूछना है फेब्रॉइड D2 के लिए? कोई क्वेश्चन किसी का? मैम पैर के पंजे में हो रहा है एक मतलब फूल रहा है वहां पे हाँ लेफ्ट साइड में, हाँ, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं यही? फूल रहा है कि गांठ जैसे लग रहा है आपको? हाँ गांठ, इतनी गांठ तो मतलब फूला हुआ जैसा है। हाँ हाँ, अच्छा, पहले हल्का टाइट टाइट हो रहा था, हाँ हाँ हाँ, और जैसे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो तब थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा और फिर थोड़ा हीलिंग भी सीखी हुई है तो हीलिंग भी करती हूँ मैम उसकी। अच्छा अच्छा, तो लगा के देखिए। पैर हाँ में जी, है ना, तो कौन सा पॉइंट हाँ लगाएंगे जी, आप पैर में है तो? ये D1 ये D1 बोला हाँ 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 और D1 हाँ B, हाँ, और B ठीक है। ठीक है ठीक है। मैम ये जो आपने ब्रेस्ट सिस्ट के लिए बताया, इसमें ये एक तो ये हो गया फाइबर वाला, और हाँ दूसरा कौन सा बताया था? CMP। हाँ, CMP दोनों लगाना है आपको, फेब्रॉइड D1B एंड 1C दोनों लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कहीं गांठें बन रही हैं, तो आपको उसी पॉइंट को क्या करना है, दबाव देके चेक करना है वहां पे। इफ अगर आप पेनफुल दबाव देके चेक पेनफुल है करेंगे तो तो प्रॉब्लम है। हाँ, कहते हैं ना दर्द ही दवा है। हाँ मतलब हमारे एक्यूप्रेशर में पहले उस पॉइंट को हम लोग दबाते हैं, अगर वो दर्द मिलता है तो वही पॉइंट लगा के हम लोग उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, पॉइंट भी वही रहेगा। अगर फेब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन आप समझ गए हैं तो यस अपने हाथ से नहीं दबाएंगे, किसी और से दबाएंगे। जैसे यस बच्चा है, हस्बैंड है, उनको बोलिए कि अच्छा ये पॉइंट है, जरा इस पे हल्का सा आप दबाव दीजिए। अब इतना ना दबाव दिला दीजिएगा कि वहां की हड्डी टूट जाए, थोड़ा उस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैम हाँ उसमें भी चलेगा, सॉफ्ट और हाँ हार्ड होता है ना, सॉफ्ट हाँ फाइब्रोड सॉफ्ट भी होता है हाँ और हाँ, हार्ड लिखा भी है ना होता है। यहाँ पे, पेज नंबर आप 81 पे आइए ना, वहां पे क्या हाँ लिखा है कि अगर सॉफ्ट गांठे हैं तो वहां पे भी ये काम करेगा। ये ओके थैंक सॉफ्ट यू। गांठे हैं ना, लिखा है कि वहां पे भी ये काम करेगा। ठीक है, कुछ किसी तरह ओके की भी थैंक गांठें हों, आपको समझ में आ रहा है तो आप बस, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक मेथी की पट्टी बनाइए, पूरे आप फाइब्रॉइड को ही बैंडेज कर दीजिए। यू। जैसे Thank you, आदमी पैर टूटता है तो प्लास्टर कर देता है पैरों में, तो वैसे ही फेब्रॉइड के सारे पॉइंट पे ही प्लास्टर कर दीजिए मेथी का, तो कहीं तो ओके काम करेगा वो। ठीक है, हाँ ओके थैंक यू। तीसरी वाली बच्चेदानी की रसोई होगा उसमें भी ये हाँ, करेगा लिखा हुआ है ना, ये यूट्रस लिखा है कि नहीं यहाँ पे, यूट्रस में जी जी अबुर्द है लिखा है, जी। सब में काम करेगा। मैम पैर की उंगली, तीसरी वाली उंगली के कफ कफ जॉइंट पे अगर दबाते हैं तो मेरे को बहुत पेन होता है उसमें भी। हाँ, तो उसी पे पॉइंट लगा दीजिए आप, उसी पे लगाइए, यस आंख बंद यस करके मैम, पॉइंट लगाइए, थैंक यू बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। थैंक यू मैम। अब फेब्रॉइड D3, फेब्रॉइड D3 कहाँ पे है, बिल्कुल कफ जॉइंट से जैसे हम नीचे उतर रहे हैं, ये फेब्रॉइड D3 की लोकेशन है। ये है फेब्रॉइड D3। देखिए जहाँ पे गोलाई ऐसे आ रहा है ना हड्डी की, यस बस मैम, गोलाई से तुरंत नीचे उतर रहे हैं, वही आपका पॉइंट है। हाँ वो यस मैम, मतलब यही खासियत है आपके टिश्यू मेरिडियन की, कि बिल्कुल ये मतलब सुपरफिशियल नहीं कहेंगे, डीप लेवल पे जाके ये काम करता है। सारे पॉइंट जितने भी आप मेरिडियन पढ़ रहे हैं, सारे पॉइंट्स एकदम डीप लेवल पे जाके काम करते हैं। और आपको इसको प्रोब से नहीं दबाना है, उंगलियों से दबाना है, अंगूठे से दबाना है, कोई भी फिंगर से दबाना है, प्रोब यहाँ लगाना नहीं है। वो बस हड्डी से जस्ट नीचे उतरे कफ जॉइंट में आपका
फाइब्रॉइड D3 मिल गया। अब फाइब्रॉइड मैम डी, हाँ बोलिए। मैम ये पॉइंट्स तो वो मतलब उसी के हो गए ना जो कॉमन सबसे पहले वो वाइट उसमें करवाते हैं। हाँ हाँ, फाइब्रॉइड D3 क्या है? ये हमारे मेजरमेंट पॉइंट है किसका? पूरे सर के अंगों में अगर कहीं भी डिजनरेशन हो रहा है, हेड में, हेड रीजन में कहीं भी डिजनरेशन हो रहा है, तो ये FBD3 यहाँ पे काम करेगा। तो कहाँ कहाँ ये काम करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ पे है म्यूकस मेम्ब्रेन? हमारे मुंह में, नाक में, कान में और हमारे थ्रोट में श्लेष्मिक झिल्लियां लगी हुई हैं। तो अगर वहीं कहीं पे अवरोध हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, तो वहां पे फाइब्रॉइड D3 काम करेगा। इवन जो हमारे सॉरी टू इंटरप्ट, फेस की हड्डी है या स्कल की हड्डी है, वहां पे कहीं अवरुद्ध हो रहा है, यानी कहीं पे ट्यूमर जनरेट हो रहा है या बन रहा है, तो ये फाइब्रॉइड D3 वहां पे काम करेगा। तो हम लोग इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? अगर हम अपना जबड़ा देखें तो यहाँ पे भी अगर आपको दबाने पे कहीं गांठ दिख रहा है, नाक के दबाने पे, ये आपका नेजल फेरेंजियल रीजन है, ये सारा नेजल फेरेंजियल रीजन है। अगर यहाँ पे आप दबा रहे हैं हल्के से और आपको गांठ जैसा मांसा मतलब मांस की तरह कुछ दिख रहा है दबाने पे यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको FD3 लगाना है। पॉलिप्स है नाक में, अगर आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं पॉलिप्स के लिए, वो तुरंत बोल देते हैं सर्जरी करा लीजिए। तो अगर आपको सिर्फ सर्जरी कराना है तो आप पॉइंट द्वारा सर्जरी करा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, फाइब्रॉइड D3 को सिडेट कर देना है। दोनों पॉइंट जहाँ पे लोकेट हुए हैं वहां पे बस एक एक BM2 मैग्नेट बांध दीजिए। धीरे धीरे अगर 1 से 2 महीना आपने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया, तो जो नाक में अपूर्व या जो भी कह लीजिए गांठें बन रही हैं या मांसापूर बने की बोलते हैं ना, मांस बढ़ गया, नाक में मांस बढ़ गया, तो अगर आप ENT स्पेशलिस्ट जाते तो वो तो कहते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, सर्जरी करा, लेकिन नहीं, आपको सर्जरी नहीं कराना, बस यही FBD3 को लगा लेना है, सिडेट कर देना है, तो वो खत्म हो जाएगा। मैम मेरे नाती को है, 18 साल का है वो। हाँ, तो उसको लगाइए। उसके नाक में पॉलिप बढ़ा था, तो एक बार तो ऑपरेशन करवाया मैम हमने। हाँ हाँ, अभी फिर भी पर उसको छींकें बहुत आती हैं अभी। हाँ, तो वो उसके कारण ही आ रही हैं। जो नाक में मांस बढ़ गया वो तो कट के निकल गया, लेकिन वो फिर बढ़ जाएगा। यस मैम, यस मैम। फिर बढ़ जाएगा, जितनी बार ऑपरेशन आप कराएंगे, सर्जरी कराएंगे, उतनी बार बढ़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही फाइब्रॉइड का 3 नंबर आपको दोनों पैरों में बांध के छोड़ देना है। ठीक है मैम। जब तक वो अपने से ना निकले उसको मत निकालिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इवन अगर माउथ के अंदर गांठें हो रही हैं, यानी छोटे छोटे सॉफ्ट, जैसे क्या कहते हैं, सोर थ्रोट तो नहीं कहेंगे, वो छोटे छोटे एकदम सॉफ्ट गांठ भी नहीं बोलेंगे, मतलब मांस की तरह कभी कभी मुंह के अंदर भी निकलता है। तो अगर माउथ के अंदर भी निकल रहा है तो यही FBD3 आप लगाएंगे, हमारा थोड़ी बहुत अच्छा बार रिजल्ट। છે ને ઠોકમ ઠોકના તમારો ક્લાસ ચાલે ભણવાનું ચાલે हाँ और इवन आपके कान में भी मांसापूर है, मैम किसी के कान में माइक से भी। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है मैम किसी के माइक से। हाँ, कर दिया उन्होंने भी, थैंक यू। नाक से अगर, अरे सॉरी, कान में भी अगर कान में भी मांस बढ़ा रहता है तो वहां भी डॉक्टर्स लोग सर्जरी बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यही FBD3 लगा लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। मतलब मुंह में अगर किसी को सुनाई कम दे रहा है, नहीं, तो उसका पॉइंट नहीं है। यस मैम, ठीक है। उसका अलग पॉइंट है। ये सुनाई कम और ज्यादा देने वाला पॉइंट नहीं है। ये कहीं भी जो ये हमने अभी तक जिक्र किया है, FB1 से लेके FB1, FB1B और FB1C, FB2 और FB3, ये सारे पूरे शरीर में कहीं भी गांठें हो रही हैं, ऑर्गन वाइज या टिश्यू वाइज या कहीं भी, लीवर, गॉल ब्लैडर, कहीं भी, तो बस आपको पॉइंट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है और आपको वहां पे
BM2 लगा के बस छोड़ देना है वहां और कुछ नहीं करना। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी कोई मैम, आपको साउंड नहीं में समझा? काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए बंद हो गया मैम डिस्टरबेंस, अब डिस्टरबेंस जी बंद जी हो गया है। मैम जी एक्सक्यूज ओके। मी मैम, अगर लिवर में सिस्ट है तो वहां पर भी इसको लगाया जा सकता है? हाँ, लिवर में सिस्ट है तो लिखा है ना यहाँ पे, आपका लिवर में सिस्ट है तो दोनों आपको कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट लगाना होगा। FBD1B भी और FBD1C भी लगाना है, दोनों लगाना है, ओके जी मैम। है ना। इवन आपको FBD1 भी लगाना है, क्योंकि लिखा है ना सिस्ट ऑफ द लिवर, सिस्ट ऑफ द किडनी, सिस्ट ऑफ द ओवरीज। आप जरा इसको पढ़िए हाँ FBD1 हाँ को। जी मैम। तो सब में अगर कोई भी एक ऑर्गन में आपको है सिस्ट, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक हो, कहीं भी फाइब्रोमा दिख रहा है, शिराओं में गांठे हो रहा हो, तो आप FD1, FBD1B और FB1C ये तीनों पॉइंट को लगा के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इवन अगर ब्रेस्ट में सिस्ट है, महिला के ब्रेस्ट में सिस्ट है, अगर वो फाइनल स्टेज में भी है तो भी आप फाइब्रॉइड D2 लगाएंगे तो धीरे धीरे वो कम होके खत्म भी हो जाएगा। अगर अन्न नली का संकुचन है, यानी स्टेनोसिस हो रहा है ओसोफेगस में अगर एक माप होता है ओसोफेगस का, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो FBD2, हार्ट वॉल्स में संकुचन आ रहा है तो आपका FBD2, कहीं भी ब्रेस्ट में अगर सिस्ट हो रहा है तो FBD2, थायराइड ग्लैंड में अगर थैली बन रही यानी थायरोडाइटिस हो रहा है, थायराइड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके पास पॉइंट है FBD2। मतलब जरूरी नहीं कि सारे चीज हो तब आप पॉइंट, नहीं, कोई भी अगर एक चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे ओसोफेगस में हो, चाहे हार्ट वॉल में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे थायराइड ग्लैंड में हो, कुछ नहीं करना है, FD2 आपको लगा लेना है। मैम लंग्स में हो तो? लंग्स में है तो आपको लगाना है FD1 लगाना है आपको, है ना। फर्स्ट वाला ना मैम पैर की फिंगर में ही जैसे है, ऐसे लग रहा है जैसे गांठ है पैर की फिंगर में ही, मिडल फिंगर में, तो भी यही काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा, आप लगा के देखिए, फिर हम लोग तो मिलते रहेंगे तो आप हमको उसका फायदा बताइएगा। लेकिन ठीक है। 1-2 दिन पॉइंट लगाने से नहीं काम चलेगा, कम से कम 2 आपको महीने मिनिमम कम से कम 1 महीना तो पॉइंट आपको लगाना ही लगाना, 1 महीना ठीक। लगातार। ठीक है, ठीक, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैम नमस्ते। मैम ये जानना चाह रहा था एग्जैक्टली कि हम लोग जो CMP यूज करेंगे, वो CMP का मतलब ये है कि जो भी फाइब्राइड होंगे उसको वो इफेक्टिव होगा। अगर हम हार्ट की कॉरोनरी की बात करें, कॉरोनरी आर्टरीज ही ब्लॉकेज मिलती है हार्ट में, तो हमने केवल CMP पे जाना, कहीं और जाना अगर इसमें देख रहे हैं तो? अगर कॉरोनरी की बात करें, कॉरोनरी आर्टरी करती क्या है ये बताइए? सप्लाई ब्लड टू हार्ट। हाँ, तो क्या कर रही है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही, उसका अपना फंक्शन करने के लिए। तो अगर वहां पे गांठे या अबुर्द हो रहा है तो आपको कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट तो लेना ही लेना है, FB1B भी लेना है, FB1C भी लेना ही लेना। उसके बाद आप FD2 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि हृदय कपाटों का संकुचन हो रहा है, तो FB2 भी लेंगे। तो ये हृदय के कपाट के लिए बोल रहा है, तो कॉरोनरी आर्टरी और कपाट मींस कि हम लोग मिट्रल या बाइकप्सिड की बात कर रहे हैं, हाँ, या एरोटिक या उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज की बात करें तब तो आप लगा के देखिए, ये 1B और 1C लगा के देखिए। दोनों CMP लगा के देखा है? हाँ, CMP दोनों लगा के देखिए। थैंक यू मैम। रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा।
नुकसान नहीं करेगा, फायदा लेकिन जरूर करेगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं शायद ये पॉइंट नहीं काम करेगा, लेकिन वो पॉइंट काम कर जाता है। हमारे जो बिटिया है, उनके एक सर आए थे हमारे वहाँ प्रयागराज में, उनको यहाँ पे वो था, बहुत बड़ा ये था, मस्सा था, ऐसे दिखता था, ऐसे सामने, मतलब माथे पे तो दिखता था। तो वो बिटिया बीमार थी तो घर पे देखने आए, तो मेरा कोई एक्यूप्रेशर का खेमका सर से मैं कुछ ले रही हूँ प्राइस, तो वो देखे तो बोले तुम्हारी मम्मी एक्यूप्रेशर में है क्या? तो बिटिया बोली हाँ मेरी मम्मी एक्यूप्रेशर में। तो मैं आके मिली तो बोले कि देखिए इतनी बड़ी ये है, गांठ नहीं कहेंगे, वो क्या बोलते मस्सा कहेंगे। तो बोला मुझे मस्सा है, मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहा है कि इसको सर्जरी कराना है, लेकिन क्योंकि ये माथे पे है तो मुझे डर लग रहा है कि मतलब ब्रेन है ना ये, तो डर लगता है कि कुछ और हो ना जाए, तो कोई पॉइंट बताइए। तो मैंने बस इतना ही बोला कि इस पे ब्लैक कलर लगाइए आप। तो बोले कि क्या ब्लैक कलर लगाने से कुछ होगा? हम क्या, आप लगा के तो देखिए, कुछ क्या होगा, बहुत कुछ होगा। तो वो क्या करते, तब चूंकि वो डीजीएम थे, तो वो क्या करते थे, जैसे छोटे बच्चों को रात में, अरे जैसे नजर लगने के लिए काला रंग नहीं लगाते थे पहले जमाने की जो माएँ होती थी, जब बच्चे निकलते थे तो उनको यहाँ पे काला काजल लगाती थी, तो रोज रात में वो उस मस्से पे काला स्केच पेन लगा देते थे। और फिर लेकिन सुबह उनको धोना पड़ता था, क्योंकि भाई उनको ऑफिस जाना है। अब यहाँ पे लोग काला रंग देखेंगे तो हंसेंगे कि क्या इनको हो गया। और विश्वास करिए 15 दिन में वो मस्सा खत्म हो गया। तो विश्वास की बात है कि अगर शायद वो ना मानते कि काला रंग क्या कोई उसमें जादू है कि जड़ी बूटी है कि वो तो स्केच पेन मामूली है, तो मैंने तो ये देखा है कि काला रंग इतना काम करता है कि अभी मैं खुद जल गई थी। मैं अपना बात बताऊं, जैसे हम लोग किचन में रहते तो कहीं कहीं छींटे पड़ते, जल गए थे, इतना गंदा लग रहा था। मैंने सिर्फ काला रंग लगा लगा के, अब कोई नहीं बता पाएगा कि मतलब वो स्किन बराबर हो गई। अब कोई नहीं, अगर कोई ध्यान से देखेगा तो शायद बोलेगा कि हाँ जलिए, नहीं तो ब्लैक कलर तो हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं इट इज अ इन्फेक्शन पॉइंट, तो करके देखना पड़ेगा आपको। अगर आप करें कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है तो ये दोनों पॉइंट लगाइए। आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है ये? नहीं, मैं जानना चाह रहा था, मेरे एक फ्रेंड को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो जस्ट वो लोग अभी तो लगा के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जानना इसके, चाह रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कलर को सनलाइट में इम्पैक्ट हायर मिलता है तो नाइट में कुछ कम हो जाता है। नाइट में मिलता है, लेकिन हम लोग क्या है कलर लगा के दिन भर हाथ धोते रहते हैं, तो ज्यादा करके अगर रात में भी लगाएंगे तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, ये तो है। मैम सर रात में लगा के लाइट चला के सो जाइए, मैं तो ऐसा करती हूँ। सबके अपने अपने फंडा है। अब वो रात में रंग लगा के लाइट जला के सो जाती हैं, तो सनलाइट का काम करता होगा उनके लिए। वही तो रात में पिनियल ग्लैंड सोने नहीं देगी वो। सबके अपने अपने वो हैं। रात में सोने के लिए तो पिनियल ग्लैंड को इफेक्ट वो एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है, वो नाइट उसके लिए रिक्वायर्ड है। नहीं सर, व्हाइट लाइट नहीं चलानी चाहिए, ऑरेंज लाइट चला सकते हो आप। ऑरेंज लाइट चलाइए आप जो है, ये भी आपको नई कहानी पता चली है। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा है कि ऑरेंज लाइट लगा के सोना पड़ता है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आपको? स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे? हाँ पूछिए। मैम कल प्रभात वर्मा सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो ये झाइयाँ है ना मैम, तो झाइयों के लिए उन्होंने बताया कि अगर सन के उससे होगा तो वो स्किन पे उपचार देने से ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो तो जाएगा। मैम ये पता कैसे चलेगा कि ये सन की वजह से है या लंग्स की वजह से है या किस ऑर्गन की वजह से है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप अगर आप धूप में निकल रही हैं तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब ये सन की वजह से है। धूप में निकल रही हैं और प्रॉब्लम हो रही है तो ये सन की वजह से। अगर धूप में निकलने के बाद भी आप कुछ भी नहीं हो रहा है आपको, तो इसका मतलब ये लंग्स की प्रॉब्लम। यही पूछना चाहे थे मैम। मैं छोटी सी हेल्प बोलिए मैम। ये जो आपने ब्रेस्ट सिस्ट के लिए जो बताया एफबी वाला, उसके साथ सीएमपी वाले की पॉइंट्स की एक बार लोकेशन बता सकते क्या फिर से?
पहले लोकेशन, आपके पास बुक्स हैं? बुक्स तो नहीं है मैम, बट मैं ऑनलाइन उसमें हाँ देख सकती हूँ। तो आप पैर में क्या बताएं हम, ये कि कहाँ पे है ये, इसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेशन? ये आपके थर्ड टो में है, पैर के थर्ड टो में है। हाँ FBT2 तो पता है, और CMP का क्या है वो नहीं पता मैम। आपका जो पिथ जॉइंट है, पैर में जो पिथ जॉइंट है, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो FD1B है। ओके ओके। और पिथ जॉइंट से थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपका FD1C। ओके मैम, ये बुक कौन सी है? हाँ, बुक में भी है। बुक कौन सी है? ये ट्रेटाइज 3 है। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 में जब जाएंगे तो आप लोग को ये CMP क्या है? कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। ओके ओके ओके। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आप उसी पॉइंट को चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा अंदरूनी ऑर्गन बीमार है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरे ब्रेस्ट में गांठें हो रही हैं, तो वो आप कैसे चेक करोगे? तो आपको सिर्फ फेब्रॉइड D2 पे दबाव देना है। अगर फेब्रॉइड D2 वहां दर्द है, वहां पे दोनों पैरों में या एक में भी दर्द है, तो इसका मतलब आपके ब्रेस्ट में जो आप सोच रहे हैं कि सिस्ट हो रखा है। हाँ मैम, एक्चुअली मैं इसलिए पूछी थी, मेरे रिपोर्ट्स में भी आया हुआ है छोटी छोटी सिस्ट, तो इसके लिए केवल ये FD इस पे 2 पे ही देने पे, पॉइंट्स देने से हो जाएगा? बिल्कुल। और ये CMP भी देना है आपको, FD1B CMP और की ही लोकेशन FD1। पूछी थी मैं, CMP मेरे को समझ में नहीं आया था एक्चुअली, मैंने अटेंड नहीं किया। अगर ध्यान देंगी तो जो आपका पित्त जॉइंट है पैर में, उससे जब ऊपर जाएंगी तो FD1B है, और पित्त जॉइंट के जस्ट नीचे उतरेंगे तो FD1C है। ये दोनों CMP है। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम। अल्पेश पटेल और वैशाली, आप लोग रेज हैंड किया हुआ है, तो आप बोलिए। अल्पेश पटेल, वैशाली। अभी आपने वो माथे के मस्से के बारे में जो बोला था ना, तो पाइल्स का जो मस्सा रहता है वो भी ब्लैक कलर से जाता है? नहीं, पाइल्स का मस्सा नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट ही देना पड़ेगा आपको। अच्छा, पाइल्स का मस्सा का अलग कहानी है और ये माथे के मस्से की अलग कहानी है, उस दोनों को मिक्सअप मत करिए आप। ओके। पाइल्स में क्यों मस्से हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे वो एरिया जो अंदर जाना था वो बाहर आ गया है, मतलब उसने अपनी जगह छोड़ दी, इसलिए वहां पे मस्से आ गए हैं। लेकिन जो ये मस्से दिख रहे हैं, ये क्या है? ये कोई अंदर का ऑर्गन वहां पे नहीं छूटा हुआ है, वो बाहर से एक कहीं पे अबुर्द नहीं कहेंगे, एक हल्का सा मस्सा, मतलब ज्यादा बोलते हैं कि अगर मस्से ज्यादा अगर हमारे शरीर में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा अगर मस्से हमारे पूरे शरीर में, हाथ में, पैर में, पेटों में, इवन पीठ में भी मस्से आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा लीवर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो पाइल्स में तो आपको पॉइंट ही देने पड़ेंगे, आपको ये ब्लैक कलर से काम नहीं चलेगा। मैम अगर तिल बॉडी पर आ रहे हैं ब्लैक और रेड, तो हाँ वही तो बता रहे हैं हम, दैट इज तिल और मस्से तो अलग अलग हो गए ना मैम, लीवर प्रॉब्लम है वो। मैम तो उसके पॉइंट बता दीजिए ना, हमारे हस्बैंड को बहुत ज्यादा गर्दन में मस्से हैं छोटे छोटे। पॉइंट बताएंगे आपको, पहले ये कंप्लीट तो है, फेब्रुअरी डिजनरेशन कंप्लीट तो हम लोग का। ओके मैम। वो आप उसमें ये एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदिक में नोट कर लीजिए, बोथ रिंग फिंगर, वात एंड कफ जॉइंट, 2, 3, 4 sedate, 5, 6 tone। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, जो बोथ रिंग फिंगर, सुनाई नहीं दिया। बोथ रिंग फिंगर, यस सर। वात एंड कफ जॉइंट, 2, 3, 4 sedate, 5, 6 tone। थैंक यू सर। 2, 3, 4 sedate, 5, 6 tone। अल्पेश पटेल, आपका कोई प्रॉब्लम है? कनिका जी, आपका कोई प्रश्न है?
यस सर। जैसे मैम ने बताया सर पे यहाँ पे लगाया, तो मेरे यहाँ पर ये जैसे ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर भी अगर ब्लैक कलर लगाएंगे तो हट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लगाइए, लगा के देखिए, लगाइए, कोशिश करिए, हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है मैम। कुछ करना क्या है, स्केच पेन लीजिए, रात में लगाइए, सुबह धुल दीजिए, रात में लगाइए, चारों तरफ लगा दीजिए। हाँ, उसको दम रंग दीजिए पूरा। अल्पेश पटेल जी आपका? ये पहले क्या तिल जैसा ही था, छोटा सा था, फिर धीरे धीरे मोटा होता गया और अब थोड़ा ऐसे शेप में आ गया। नहीं, आप लगाइए ब्लैक कलर, ही निकल जाएगा ये। मोर क्वेश्चन? कल्पेश जी आपको कोई प्रश्न नहीं? आवाज बहुत आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। हाँ बोलिए मैम। सर अभी जो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं फीमेल कि वो आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो उनको बहुत हार्मोन प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनका खाना है ये सब टाइम टू टाइम नहीं होता है। तो हार्मोन बैलेंस के लिए हम उनको क्या प्रोटोकॉल दे सके? किस चीज के लिए? हार्मोन प्रॉब्लम। अच्छा, हार्मोनल प्रॉब्लम। TW01 टोन कर दीजिए और टोन करके देखिए, रिजल्ट देखिए। 01 टोन करिए, TW01 टोन कर दीजिए, रिजल्ट देखिए। अगर उनको लगता है कि नहीं इससे फर्क पड़ा, उल्टा पड़ा, तो आप सिडेट कर दीजिएगा। ओके। और दूसरा तरीका जो है सरल तरीका, आपको आयुर्वेद में आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए तो एक हमारे पास हाइपोथैलेमस है, एक उसका पॉइंट है TW20, और एक है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका पॉइंट है TW3 चाइनीज में। दोनों पॉइंट पे मेथी लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि उनके थायराइड, भाई हार्मोन के दो चीजें हैं, आप या तो कोई पर्टिकुलर हार्मोन की बात करेंगे तो हमारे पास पिट्यूटरी है, तो अगर लेडी है तो पिट्यूटरी में आप बहुत रोल है उसका। फिंगर नंबर 7 पित्त ज्वाइंट, उसमें मेथी लगाइए। फिर अगर थाइमस वो हाइपोथैलेमस की बात हो तो फिंगर नंबर 9 बात ज्वाइंट, मेथी पट्टी। ठीक है, ये वाला करके देखिए। अगर मेथी पट्टी आप बांधेंगे तो आपको कोई ये देखना नहीं पड़ेगा कि सिडेट है कि टोन है, तो आपको हमेशा वो रहेगा। और अगर आप लगाएंगे टोन सिडेट करेंगे 01, हम YNM बाहर 01 YNM का है वो, TW और हमारे पास एक और मेरिडियन है, ND मेरिडियन। मैडम ने एक दिन बताया था, आपको याद आ रहा होगा, मैडम ने शुरू में क्लास में बताया था, अगर आप रहे हो तो मैडम ने कहा था कि ND मेरिडियन, TW मेरिडियन, CI मेरिडियन, AD मेरिडियन, 4 मेरिडियन की बात कही थी। आप इनके 0 पॉइंट को ही आप कुछ मत करिए, आप केवल मेथी लगाइए 4 पॉइंट, CI AD YNM में, CI AD ND और TW। ओके, थैंक यू सर। ओवरऑल कंट्रोलिंग के लिए। ओके। रीना जी ने रेज किया हैंड अपना, रीना जी। हाँ रीना जी, जल्दी करिए, खत्म हो रहा समय जी। हाँ रीना जी बोलिए। हेलो नमस्ते मैम। मैम ये जो जैसे प्रेगनेंसी के बाद में जैसे चिक्स के ऊपर ये मेलाज्मा हो जाते हैं, मतलब कि ब्लैक कलर के स्पॉट से आ जाते हैं, तो जैसे केयर करते हैं तो थोड़े से लाइट हो जाते हैं, लेकिन जैसे केयरिंग छोड़ते हैं थोड़ा वो सीरम वगैरह लगाना, वो फिर से मतलब कि और डार्क दिखने लगते हैं, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए अगर। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे स्किन मेरिडियन, तब हम आपको बताएंगे स्किन मेरिडियन का ट्रीटमेंट। ठीक मैडम, कल हम स्किन मेरिडियन पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि स्किन मेरिडियन का कौन सा पॉइंट लेंगे जिससे हम लोग को पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग स्किन मेरिडियन का पॉइंट लगा के अपने को सब लोग ठीक होंगे वहां पे। तो हम लोगों ने फाइब्रॉइड
डिजेनरेशन पढ़ा, डिजेनरेशन मेरिडियन पढ़ा, उसको मैडम ने पूरा डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट बताया, 5 ही पॉइंट है लेकिन सारा डिटेल में इतना बता दिया गया कि आप लोगों को पूरा वो याद हो गया होगा। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उन तक आप कम्युनिकेट करिए। जो लोग और लोग हैं जो जिन पर जो थेरेपी के नहीं है उनको कम्युनिकेट करिए, उनको बताइए कि ये हमारी विधा कितनी अच्छी है और हमारी विधा से कितने फायदे हैं। डॉक्टर वॉल को नहीं भूलिए, डॉक्टर वॉल को हम लोग 3rd सेमेस्टर के बाद भूल जाते हैं नॉर्मली, तो डॉक्टर वॉल को मत भूलिए और डॉक्टर वॉल को याद रखिए और उसके बाद इस विधा को पहुंचाइए आगे तक, समाज में सब लोगों को लाभ मिले। और हम लोग तभी अपने संस्थान का जो हमारा मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको हम लोग सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ शोभा जी बोलिए। सर एक 6 मंथ का बेबी है, वो 1 मंथ प्री मैच्योर हुआ है और वो सांस भूल जाता है अपनी सेकंड्स के लिए और उसके फिर होठ और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगता है उस समय, मतलब एक वो रिस्की टाइम होता है सेकंड का, तो क्या कर सकते हैं उसमें? मैम शोभा मैम ऐसा करिए, इसमें एक हमारे यहाँ जेपी अग्रवाल साहब का ऑनलाइन ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि ये है आप बता रही हैं ये प्रीनेटल डिजीज के रूप में है। प्रीनेटल माने जिसको 9 मंथ में आना था, प्रीनेटल माने उसकी जन्म के पहले हुआ, तो इसमें तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो ऑक्सीजन की कमी तमाम चीजें होती हैं, तो उनके लिए आप वो ट्रीटमेंट ले लीजिए और पॉइंट फिर वो वहां से प्रोटोकॉल आ जाएगा, कंप्यूटराइज प्रोटोकॉल होगा AHL चार्ट में, आप उसको लगा पाएंगे आप, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ रही हैं हम लोग, तो उसको हम लोग लगा लेंगे आराम से। और उसका अगर ना होगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे उसका, और वो जो उनका आता है तो उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसमें कुछ नहीं करना, अपने स्टूडेंट्स के लिए शायद वो फ्री भी है, और अगर अपने स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो उनके लिए 300 रुपये फीस है ऑनलाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इन शब्दों के साथ हम लोग खत्म करते हैं। मैम का धन्यवाद। हम 3-4 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद हम लोग भी मिलते हैं। सर एक प्रश्न मेरा भी था सर।